हे गाइस, दिस इज़ खुशबू जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चैप्टर 8 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ गाइस ये वीडियो पूरा देखना और आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और ये चैप्टर आपको कितना अच्छे से समझा है। बिना देर किए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का चैप्टर 8 ITSA का। और ये चैप्टर मैंने सिर्फ मॉड्यूल से ही किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मॉड्यूल से ही इसे करिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुछ भी आ सकता है। गाइस कुछ भी इसकी कंसेप्ट मत छोड़ना और ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। MIS, सबसे पहले MIS होता क्या है तो वो हमें देखना है। MIS क्या होता है तो MIS इज़ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो एक तरह से ये मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होगी, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका होगा उसको प्रॉपरली मैनेज करना। अब वो मैनेज कैसे करोगे तो यू हैव टू प्लान, यू हैव टू ऑर्गेनाइज, यू हैव टू सुपरवाइज, यू हैव टू कंट्रोल योर बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। तो इसलिए MIS का यूज़ हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम दो तरह से हैंडल किए जाते हैं, एक तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। अब जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन में क्या होता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को हम लोग ऑपरेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। एंड सिस्टम सपोर्ट सिस्टम में विच सपोर्ट्स टू स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल लेवल, मतलब वो एक तरह से मिडल लेवल जो होती है वो ये सब काम करती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इतना डिटेल में इसको नहीं ले रही हूँ। सेकंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर द इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ MIS इज़ अ पीरियोडिक रहती है, एक्सेप्शंस रहती है और इट बेस्ड ऑन डिमांड्स। जैसे आपको डिमांड, मतलब जैसे सामने से डिमांड है उस हिसाब से हम लोग MIS क्रिएट करते हैं, राइट। इसके जो फॉर्मेट होते हैं प्रीफिक्स्ड होते हैं, मतलब एक तरह से फिक्स्ड होते हैं, और एक जो मतलब दिए हुए होते हैं वहाँ पे कि ये सब होना चाहिए, तो वो सारे ऑलमोस्ट सारे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा से हमें निकालनी पड़ती है और फिर हमको उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ये हमें सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, ये हमें सपोर्ट करता है प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में। तो ये इसके कुछ मेजर पोस्टुलेट्स है अगर आप MIS लगाते हो तो। अभी रिक्वायरमेंट ऑफ MIS क्या है। अभी कोई आपको पूछता है कि MIS क्यों लगाऊं, पहले तुम रीज़न बताओ कि मुझे MIS लगाना क्यों चाहिए, तो उसको बोलो अरे शांत, MIS इसलिए लगाना चाहिए कि आपका जो काम है वो ईजी हो जाएगा। अच्छा, कैसे। अब जैसे मान लो यहाँ पे रतन टाटा का एग्जांपल लेते हैं। अभी रतन टाटा को अगर, अब रतन टाटा की इतनी सारी टाटास की कंपनी है तो उनको ध्यान कैसे रहना, मतलब कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे वो MIS लगा देते हैं तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर इंडिया में क्या चल रहा है वो उनको मिल जाती है। तो इससे उनको पता चल जाता है कि कौन सा बिज़नेस उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए और कौन सा बिज़नेस उन्हें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिज़नेस डिसीजंस को लेने के लिए MIS का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको एक तरह से सपोर्ट करेगा कि आपका बिजनेस में एक सिस्टम बनना चाहिए। अगर आपके बिजनेस में सिस्टम होगा तो आपका सारा काम सिस्टमेटिकली होगा। समझ में आया। तो इसके लिए आपको MIS में देखना पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर अपडेटेड है नहीं है, आपके पास डेटा क्या है, उसके बाद में आपके हार्डवेयर सोर्सेस क्या है, कितना डेटा आप लोग सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, राइट। आपके एप्लीकेशंस क्या होता है, हर कंपनी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है तो उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर आपके पास अपडेटेड होने चाहिए। ठीक है, और ये सब कुछ अगर आपके पास होता है तो आपका जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा चलता है, राइट। आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, अब टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, अब मैनेजर जब यहाँ पे ये सब यूज़ करते हैं तो आपकी जो कंपनी का जो डेटा होगा वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और इससे आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये MIS आपका होना बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देर आर 3 लेवल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग MIS। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना कि हमको पता नहीं चलता है। अगर मान लो इंस्टीट्यूट ने पूछा कि डिस्क्राइब द लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग MIS, तो क्या लिख के आओगी। तो फिर आप, अगर आपके इसमें ये पॉइंट्स नहीं होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको सिंपल याद रखना है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमको चाहिए जिसमें हमें पता चल जाए कि ऑल ओवर स्ट्रक्चर हमारे इन्फॉर्मेशन का क्या है। सेकंड यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन लेवल,
सेकंड क्या देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेवल। पहला हमने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सेकंड हमने देख लिया एप्लीकेशन लेवल। मतलब ये आपका जो लेवल होता है एप्लीकेशन लेवल, इसमें सोशल बिहेवियर सब इंक्लूड होता है। इसमें क्या होता है कि हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, वो उसको अकाउंटेबल बना लो कि भाई इसने काम नहीं किया तो ये अकाउंटेबल है। इसमें फिर क्या होगा आपको इनपुट आउटपुट डेटा स्ट्रक्चर ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है यूज़र लेवल। यूज़र लेवल में क्या होता है कि जो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसके लिए ये डिज़ाइन करना है, ये डिपार्टमेंट के लिए डिज़ाइन होगा, तो ये सारा क्या होता है यूज़र लेवल में होता है। तो 3 लेवल हमने पढ़ी, कौन कौन सी फिर से रिकॉल करा रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल एंड यूज़र लेवल, ठीक है। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिज़ाइनिंग MS डिज़ाइनिंग के लिए इन्फॉर्मेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको लेवल क्या है उसकी, तो आपको बोलना है 3 लेवल है, कौन कौन सी, ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेशन एंड यूज़र लेवल। ख़त्म। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आया है, इवन मैं कह रही हूँ 2019 में जून में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, वेल डिफाइंड MIS प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पस। अभी यहाँ सिंपली ये बोला है कि कोई भी MIS जब प्रोवाइड करता है किसी को भी इन्फॉर्मेशन ऑल लेवल पे, तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए। तो अरे पर्पस सिंपल है, उसको क्या करना है, उसको रिपोर्ट देना है। किसको किसको देना है, तो टैक्स अथॉरिटी को उसको रिपोर्ट देना है। किसके बारे में, खुद की परफॉर्मेंस के बारे में, राइट। तो टू रिपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टू टैक्स अथॉरिटीज़, शेयर होल्डर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये सबको उनको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद में MIS हमको क्या करता है, तो फ्यूचर प्लान बनाने में मदद करता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि प्लानिंग कंट्रोलिंग ये सब इसमें होती है, तो प्लानिंग यहाँ पे जब होती है तो फ्यूचर प्लान्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। थर्ड यहाँ पे मैंने बोला है, थर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे आपको डे टू डे कंट्रोल में पता चलता है, क्योंकि हमने पहले ही इसमें पढ़ लिया था इन्फॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें हमने देखा था कि डे टू ऑपरेशनल में क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ का हमें यहाँ पे पता चल जाता है, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है। तो ये क्या करता है, ये आप MIS आपको हेल्प करता है कि आपकी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद में टू अलोकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट फंक्शनल एरिया, टू अलाउ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, टू डेवलप द डेटाबेस ऑफ द बिजनेस पार्टनर्स एंड टू डिवाइस प्रोसीजर्स टू डील विद देम एंड टू डेवलप द ट्रेनिंग टूल्स फॉर द न्यू रिक्रूट्स। देर आर सो मैनी ट्रेनिंग्स फॉर द न्यू वंस हु आर जॉइनिंग द कंपनी। उनको 15 डेज़ की ट्रेनिंग रहती है, 1 मंथ की ट्रेनिंग रहती है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ MIS ऑफ द कंपनी। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रेनी होता है उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कंपनी में काम करना। सो ट्रेनिंग इज़ मच नीडेड। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँ इवोल्यूशन ऑफ MIS बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म में दिया है, तो मैंने इसका जस्ट एक समरी निकाला है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे मैंने पेन से लिखा है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल की थी, तो इसके लिए मैं भी आपको यही बोलूँगी कि आपको भी सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल ही करनी चाहिए। सो इवोल्यूशन ऑफ MIS क्या होता है, देखो पहले के ज़माने में ऐसा कुछ इतने कंप्यूटर्स थे नहीं ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, दे आर यूजिंग द पंच कार्ड, एंड पंच कार्ड से फिर वो CTR पे आए, देन CTR से वो मैग्नेटिक स्टोरेज कार्ड पे आए, देन कंप्यूटराइज MIS बना, उसके बाद में पर्सनल कंप्यूटर्स आए, देन उसके बाद फ्रेमवर्क कंप्यूटर्स बने, एंड देन WWW इस पर हम लोग जंप कर गए। तो ये एक तरह पूरा आपका क्या था, इवोल्यूशन था MIS का। तो इतना आप पॉइंट्स याद रखो, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने के, पहले पंच कार्ड आया, फिर CTR आया, फिर मैग्नेटिक स्टोरेज कार्ड आया, फिर कंप्यूटर्स MIS आया, देन पर्सनल कंप्यूटर आया, देन फ्रेमवर्क कंप्यूटर आया, फिर WWW आया, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि MIS जो है वो एक तरह का MIS इज़ अ फर्स्ट मेजर सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन एज एट प्रेजेंट। Information technology is now category to designate any or all software hardware structures that today work like a virtual nervous system of all society. Yes, it's true. आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक मतलब बोलते हैं ना, नस नस में हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, राइट। तो ये इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी कुछ इसकी डिसिप्लिन से जो इससे कनेक्टेड है। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ पे 2 चीज़ें कवर की गई है। इट मेजर्स द इट इज़ इन 2 एरियाज, फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप इट मेजर्स योर इनकम, आपकी इनकम मेजर करता है, जिससे आपको क्या बना के देता है, ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट।
एंड सेकेंड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज़ डील विद द कॉस्ट, एंड ये कॉस्ट फिर आपकी किस लिए होती है, इसको आपको कंट्रोल करना है और इससे आपको बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और इसके एग्जांपल्स अगर मैं दे दूँ तो यहाँ पे कैपिटल बजटिंग और ईओक्यू वगैरह यहाँ पे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि MIS जो है वो साइंटिफिक मेथड है या नहीं है, तो येस ऑफ कोर्स इट इज़। यहाँ पे इसका कैसे यूज़ करना चाहिए, टू इन्वेस्टिगेशन इसका यूज़ करना चाहिए। और इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होती है टू एनालाइज द वेरियस प्रॉब्लम्स। तो इसका जो मेन एम होता है, द मेन एम इज़ अचीविंग ऑप्टिमल डिसीजन, मतलब आपको प्रॉपरली कोई तो भी डिसीजन आना चाहिए। एक हम लोग DSS भी आगे देखने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से तब समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होता है, तो आपको पता है MIS एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट draws a concepts of organization and organization behavior, management and decision making. And some of these concepts are the behavioral theory of organizations and individual decision making, individual motivation and group process and group decision making, leadership techniques, organizational change process, organizational structure and design. So there are several theories which include the behavior, imperial decisions, quantitative management प्रोसेस। लेकिन मैं अगर सबसे इम्पॉर्टेंट थेरी की बात करूँ तो डिसीजन मेकिंग थेरी एंड क्वांटिटेटिव थेरी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अच्छे से करना है आपको। मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ अबाउट द, इसमें क्या होता है कि व्हाट मैनेजर्स विल डू, उनको क्या करना चाहिए, मीन्स दे हैव टू परफॉर्म सम फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सो दिस थेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंप्यूटर साइंस, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सो आई एम स्किपिंग दिस। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ MIS विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टाइम दे आर, मतलब एक अटैम्प्ट छोड़ के दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड बाय द मैरी फॉलेट। वो बोलते हैं कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू द पीपल, मतलब लोगों से काम करवा लेना, दैट इज़ द मैनेजमेंट, राइट। It refers to the set of functions and processes designed to initiate and coordinate group efforts in organization setting directed towards promoting certain interest, preserving certain values and pursuing certain goals, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरह से मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व होता है, कॉम्बिनेशन, अलोकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल, यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, ह्यूमन एंड अदर नीडेड रिसोर्सेज हमें लगता है, दैट इज़ कॉल्ड द मैनेजमेंट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंक्रीमेंट इन नॉलेज, एंड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है यू हैव टू सेलेक्ट दैट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें से आपको देखना है कि विच इज़ मीनिंगफुल और विच इज़ मीनिंगलेस, तो उसको आप अलग कर दो। द मीनिंगफुल इज़ कॉल्ड एज ए इन्फॉर्मेशन। ऐसी नहीं है कि सब आप लोग ले लो और दैट इज़ कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन, नहीं, जो आपकी सही है इन्फॉर्मेशन विच इज़ ट्रू इन द नेचर, तो वही इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इन्फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। एंड व्हाट इज अ सिस्टम, तो सिस्टम मीन्स फिजिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट दैट ऑपरेट टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्ट और अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम, ठीक है। एंड व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट MIS, तो आपको यही ध्यान रखना है, देर इज़ अ सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, प्रोसीजर्स एंड विच गिव्स अस अ टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट यूजर इज़ द सिस्टम ऑफ MIS, ठीक है। सो दिस, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन स्ट्रक्चर ऑफ MIS। तो स्ट्रक्चर ऑफ MIS 3 लेवल पे होता है। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेकंड इज टेक्निकल एंड थर्ड इज ऑपरेशनल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल, इट इज़ अ टॉप मैनेजमेंट एंड स्टैटिकल इज यहाँ पे मिडल एंड द ऑपरेशनल इज अ बॉटम, ठीक है। सो हमको अलग अलग पढ़ने का है। अब यहाँ पे व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे दे हैव अ सेट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन विच इज कंसर्न विद द ओवरऑल टास्क, मीन्स दे आर डिजाइनिंग देयर organization and they are managing the organization in a better manner, ठीक है। they are responsible for the representative which are outside the company like bank, political figures and important clients of that organization. So normally they consist the chairman, members of the board, CEO, CFO, like that, ठीक है। So then then
दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड द इंफॉर्मेशन विच इज़ यूटिलाइज बाय द टॉप मैनेजमेंट इज़ अ फ्यूचरिस्ट एंड एक्सटर्नल नेचर। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो हो सकता है या होने वाला है वैसी इन्फॉर्मेशन किसके पास हो सकती है, वो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सैप स्यू अस। सैप इज़ अ सॉफ्टवेयर, यू नो दैट। और ये मैंने लिखा है कि सैप स्यू अस, मुझे अच्छा लगा ये, और आपको भी शायद समझ में आएगा ये मैं क्या कहना चाहती हूँ। सैप स्यू अस, ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ वो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। तो सैप स्यू अस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एस यहाँ पे समरी फॉर्म ले लेते हैं, समरी फॉर्म, एडॉक बेसिस, एंड पी इज़ अबाउट द प्रिडिक्टेड नेचर। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समरी फॉर्म। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है समरी फॉर्म, अब जैसे डायरेक्टर को इतना टाइम थोड़ी वो डिटेल में देखेगा, उसको क्या चाहिए, समरी चाहिए कि भाई एग्जैक्टली क्या बात है वो बताओ मुझे। देन यहाँ पे बोला है एडॉक बेसिस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कभी भी उसको लग सकती है ना, रेगुलर तो लगेगी लेकिन अगर उसको कुछ बड़ी प्लानिंग करनी होती है तो उसको एग्जैक्टली अरे अभी रिसेंट क्या चल रहा है ये बताओ मुझे, तो दैट इज़, तो यहाँ पे एडॉक बेसिस पे उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो रेगुलर हो या फिर पीरियोडिकल हो। देन पी इज़ अबाउट द प्रिडिक्टेड नेचर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोड्यूस की जाती है इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे डिटेल में पहले के नहीं दिए जाएंगे, ये आपको प्रिडिक्टेड नेचर, मतलब ये होने वाला है, अब पता चल ही जाता है ना, ग्रोथ आप लोग देखते होंगे कि हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, ऐसी सिचुएशन रही तो क्या होगा, तो ये प्रिडिक्टेड नेचर की इन्फॉर्मेशन रहती है। एंड उसके बाद में एस वापस से आ रहा है। Then it is about the subjectivity. It is the input to system may be highly subjective in the nature, क्योंकि पता रहता है कि यही सब्जेक्ट में हमें करना है, ओके। देन उसके बाद यू इज़ अबाउट अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि द सिस्टम मे नॉट बी द सेम व्हाट इज़ एंटिसिपेटेड, एंड फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक फॉरकास्ट इन्फॉर्मेशन, ये डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, तो ये इट कैन बी सरप्राइज टू एनी ऑर्गेनाइजेशन प्लानर, राइट। देन उसके बाद है ई इज़ अबाउट द एक्सटर्नल डेटा, जो हमें बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है एंड विच आर एक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, एंड सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट है यू इज़ अबाउट द अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट। जैसे आपको पता ही है ऑपरेशनल में स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है क्योंकि वही चीज़ें रिपीट करनी होती है रोज़ की, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है इसमें क्या होता है, हर रोज़ कुछ नया होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड हम बात करते हैं टैक्टिकल लेवल और आई कैन से मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल इज़ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का काम होता है। दे आर लाइक मैनेजर ऑफ सेल्स, परचेज, finance managers and manager personals like that. And middle management may view as administrative management in the he is responsible for the elaboration, classification and operationalizations of organizations goals, strategies, policies and all. ये कंसर्न होता है फॉर्मुलेटिंग द pragmatic operating policies and procedures for the guidance. उसके बाद में देयर नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन आई कैन से उनकी काफ़ी दे आर वेरी लेस डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, इतनी नहीं होती हैं जितनी टॉप लेवल की होती है। एंड उसके बाद में दे आर डिज़ाइन टू जनरेट अ वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स लाइक समरी रिपोर्ट्स, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, एडॉक रिपोर्ट एंड ऑल। इसके लिए मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लगेगी, उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो मैंने ये बोला है कि देखो एडमिनिस्ट्रेटिव में तो क्या होता है, सबके साथ मिलके काम करना पड़ता है, तो क्यों ना सबके साथ चाय पी जाए। तो इसके लिए मैंने कोड बनाया सबके साथ कप टी, ठीक है। तो अब आप उसको टी कप लो या कप टी ले लो, जो आपको समझ में आए वो आप ले सकते हो। तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कप के, हम कप के बारे में बात कर लेते हैं। तो सी पी यहाँ पे बोला है प्रेडिक्टिव नेचर की इसकी इन्फॉर्मेशन होती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द पीरियोडिकल इन्फॉर्मेशन, एंड जब भी आपको लगती है इट कैन बी ऑल्सो ऑन एडॉक बेसिस ऑल्सो, ठीक है। यू इज़ अबाउट अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि द टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन में नॉट हैव द इन्फॉर्मेशन विच वॉज एक्सेप्टेड टू बी एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस बाय दैम, सो यहाँ पे हो जाता है कभी कभी। उसके बाद में
C is about comparative nature. Yes, the information produced by them is to be compared rather than the descriptive, but उनको compare तो करना ही पड़ता है. Then I'm talking about सब ले लेते हैं हम लोग. तो S is about the summary form, means you have to not in detail but you have to provide that information in a summary form. ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से थोड़ी सी इनमें ज़्यादा डिटेल्स होती है. ठीक है, एंड द बोथ आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अभी उसमें क्या देखा हमने, सिर्फ एक्सटर्नल देखा, इसमें इंटरनल भी आ जाएगा. उसके बाद में हम लोग थर्ड स्टार्ट करते हैं, सुपरवाइजरी लेवल. ये इसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट में बोला जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो द बॉटम लेवल. तो इसमें जो नीचे के सारे होते हैं सुपरवाइज़र वगैरह, वो सारे इसमें होते हैं. ये आप देख लेना क्या होता है. बस इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑपरेशनल एक्सपेक्ट्स की होती है, कितना परचेस करना, कितना सेल्स करना, कितना प्रोडक्शन करना, इनपुट का कैसे यूज़ करना, रॉ मटेरियल कितना लेना, वगैरह वगैरह. इसके अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इसकी ग्रिप सीड मैंने नाम दिया है. तो G इज़ फॉर द ग्रेट एक्यूरेसी, क्योंकि आपको पता है जो ये ऑपरेशनल होती है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप ज़्यादा माल भी नहीं मंगा सकते हो, कम भी नहीं मंगा सकते, तो यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी. तो इस तरह से याद रखो. देन आप याद रख सकते हो R इज़ फॉर रिपीटिवनेस. आपको पता है EOQ में क्या होता है, वही होता है जो हम लोग करते हैं कि इतने इतने दिन बाद इतना इतना माल आपको मंगाना है. ठीक है, एंड I इज़ फॉर यहाँ पे इंटरनल ओरिजिन. ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि इंटरनल सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको पता होता है कि क्या आगे क्या होने वाला है. राइट. उसके बाद में P इज़ अबाउट द प्रेडिक्टेबिलिटी. ऑफकोर्स यहाँ पे हमें कोई सरप्राइजेस नहीं होता है, जो डे टू डे एक्टिविटी में चल रहा है वो होता है. S इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर फॉर्म. इसके एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है. E इज़ अबाउट द एम्फेसिस ऑन द पास्ट. यस, आपको पास्ट में देख के ही आगे काम करना पड़ता है. ठीक है, कि आपको उस हिसाब से, मतलब एग्जांपल आपने एम्प्लॉय ने इतना काम किया तो उस हिसाब से आपको इतनी सैलरी देनी है, तो पास्ट पे आप डिपेंड रहते हो कि क्या उसने किया है. D इज़ अबाउट द डिटेल नेचर. इसमें काफ़ी डिटेल आपको देनी पड़ती है क्योंकि दे आर नॉट लाइक सीनियर्स ना, तो उनको इतना पता नहीं होता है. तो टॉप लेवल में तो चल जाती है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता. उससे सेकंड आपको थोड़ी डिटेल में देनी पड़ती है और उससे थर्ड में आपको काफ़ी डिटेल में समझाना पड़ता है ताकि कुछ गलती ना हो पाए. अब मैं बात करती हूँ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ MIS. तो अगर इसकी बात करें तो फटाक से आपको बता देती हूँ कि दे आर कॉम्प्रहेंसिव इन नेचर. दे MIS इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्रहेंसिव. सबसे पहले दे आर कोऑर्डिनेटिव एंड द सबसिस्टम, एंड उसके बाद में इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन एंड एनहांस द प्रोडक्टिविटी. ये सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ MIS. तो यहाँ पे दो तरह से होंगे. फर्स्ट इज़ अबाउट द कंसेप्चुअल एंड सेकंड इज़ अबाउट द फिजिकल. तो अगर मैं कॉन्सेप्चुअल की बात करूँ तो कॉन्सेप्चुअल में यहाँ पे आपके आ जाएंगे TPS, ऑपरेशन कंट्रोल वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सब सिस्टम होता है ये एक तरह का यूनिक होता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि यू हैव टू मीन्स यू हैव टू access more than one application that need to be available for the general retrieval. मतलब ये जो यहाँ पे ये conceptual का जो होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, हर एक के लिए इनके अलग अलग होते हैं. राइट. तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ता है कि हर एक इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन है वो दो तरह की डेटा फाइल सेव करती है. टू टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स. फर्स्ट इज़ यूनिक एंड सेकंड इज़ कॉमन. यूनिक में क्या होता है कि दे मीट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच फंक्शन, ऑपरेशनल फंक्शन एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एंड कॉमन डेटा में क्या होता है, दे फाइल द स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन मीन फॉर द जनरल यूज इन द डिसीजन मेकिंग. सो यहाँ पे द डेटा स्टोर इन द डेटा फाइल्स इज यूजुअली रॉ फॉर्म एंड दे नीड रिक्वायर टू प्रोसेस. एंड उस प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस वो किस तरह से करेंगे, तो बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर एंड डिसीजन मॉडल्स. ठीक है, DBMS आपने सुना ही होगा. अब चैप्टर 5 मैंने डाला है, वो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो. उसके बाद में यहाँ पे फिज़िकल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फिज़िकल स्ट्रक्चर यहाँ पे एम्पिरिकल प्लान के हिसाब से बनता है और कंसेप्चुअल जो था वो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है. तो जो लिखा है वो उस हिसाब से होगा. सो इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सो इस पर इतना फोकस नहीं करते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लिसिटीज़ आती है इन डेवलपिंग ऑफ सिंगल और स्मॉल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर टू मीट द नीड्स ऑफ MIF डिस्कस फॉलो. तो ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस थी, इन्होंने MIS लेके आया था तो उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई थी, तो वो भी एग्ज़ाम में पूछी गई है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. तो मॉम डिफरेंट, तो सबकी मॉम डिफरेंट होती है, इसके लिए मैंने सोचा मॉम डिफरेंट हम लोग डाल सकते हैं. तो M
ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। मॉम डिफरेंट, डिफरेंट कहाँ पे डिफरेंट है ये, बाकी जो है वो MOM, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं M का क्या है। तो मैनी इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स होते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि MIFs भी अलग अलग तरह की होती है, दे आर यूनियन, कोऑपरेटिव, NGOs एंड ऑल। तो उस हिसाब से उनके उनके मॉडल्स उन पे लगते हैं। डिफरेंट लेंडिंग मेथोडोलॉजी, मतलब सबकी अपनी अपनी लेंडिंग की जो प्रोसीजर होती है सबकी अलग अलग होती है। दे आर सम आर फॉलोइंग विलेज बैंकिंग, सम आर फॉलोइंग दिस, सम आर फॉलोइंग ग्रुप लेंडिंग, लाइक दैट। उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट की जो कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर्स होती है, प्रैक्टिस होती है, वो भी सबके अलग होती है। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन से एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो और किस हिसाब से मार्केट की क्या कंडीशन है, राइट। एंड O इज़ फॉर अदर वेरिड रिक्वायरमेंट्स जो होती है, लाइक लैंग्वेजेस हो गई। फिर उसके बाद में आपके और अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से आपको वेरिएशन करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIs, इसको लर्न करना मतलब सबसे टफ काम है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल एक बना दिया है। इसमें मैंने आपको बोला है कि सिट CM विद द CCM। लर्न आपको करना है सिट CM विद द CCM एंड शेयर इंफॉर्मेशन विच इन्हेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, रिसीव्ड फीडबैक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपको ये कैसे लर्न होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स के आगे CCM या जो भी है वो लिखा है मैंने। तो फर्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव C। तो ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स, मतलब इट टेक इनपुट फ्रॉम द TPS सिस्टम एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स एट ऑल लेवल, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव काम होता है। उसके बाद में यहाँ पे C दूसरा आ गया कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट करता है टू इंश्योर द इन्फॉर्मेशन इज पास बैक, ठीक है। उसके बाद मैं ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं लूँगी, अगर मैं ज़्यादा डिटेल लूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आपको सिर्फ काम करना है कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कोड, ये इसको पहले ढंग से लर्न कर लो। फिर सारे जो उसके सब पॉइंट्स है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव है हो गया, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट हो गया, सब सिस्टम हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। सब इंटीग्रेशन हो गया, तो सब सिस्टम आपको समझ ही गया होगा क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पे MIS क्या होता है, इट इंटीग्रेट टू बिकम अ वेरी मीनिंगफुल, ये ज़रूरी है। उसके बाद में इट ट्रांसफर द डेटा इनटू द इन्फॉर्मेशन, तो ये T इसका हो गया। फिर ये एनहांस प्रोडक्टिविटी पूरा वर्ड मैंने लिया है, तो ये आपको देखना है। यहाँ पे 7th लिया मैंने, कॉन्फॉर्म्स टू मैनेजर स्टाइल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो M यहाँ पे मैंने लिया है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने लिया है। उसके बाद में यूजर्स इस्टेब्लिश्ड क्वालिटी क्राइटेरिया, तो क्वालिटी मैंने वर्ड लिया है। देन फीडबैक मैंने लिया है, फ्लेक्सिबिलिटी लिया है, मॉड्यूलिटी का M मैंने लिया है, एंड सेलेक्टिंग शेयरिंग ऑफ डेटा, तो उसका शेयर वाला जो वर्ड है वो मैंने लिया है। और लास्ट में मैंने कंप्यूटराइज्ड लिया है। सो आपको ये सारे लर्न करने की एक ही टेक्निक मैंने बताई है। क्या टेक्निक है वो, ये टेक्निक है सिट CM विथ CCM एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विच इनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, रिसीव फीडबैक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। Sit CM with the CCM and share information which enhance the productivity and quality, receive feedback about the flexibility। तो ये अगर आप 5 बार मेरे साथ बोलोगे तो ये आपका लर्न हो जाएगा। आपको ये अच्छे से करना है। उसके बाद में मिथ्स अबाउट द MIS, तो काफ़ी बार ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं जो ये शो करते हैं कि ये मिथ है, मतलब ये ऐसी उड़ी उड़ाई हवा हवाई बातें हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सारे पहले तो मिथ्स याद रहने चाहिए कि क्या हवा हवाई उड़ती बातें है। तो पहली बात यह है कि जो MIS की जो स्टडी होती है इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यूज़ कैसे करना चाहिए कंप्यूटर का, इस बारे में MIS की पढ़ाई है। तो ये तो गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। MIS may or may not be the computer based, but computer is a tool। तो यहाँ पे कंप्यूटर में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये भी इसके लिए भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये कोई, इट इज़ नॉट अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो ये झूठ बात है, ठीक है। उसके बाद में मोर डेटा इन रिपोर्ट मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन फॉर द मैनेजर। अरे बहुत सारी होगी, क्या पता किसी के कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो, तो दैट इज़ नॉट दैट कि भाई ये काम की है MIS में, ठीक है। थर्ड है कि एक्यूरेसी इन द रिपोर्टिंग ऑफ इट्स वाइटल इंपॉर्टेंस। हाँ, ये एक सही है कि एक्यूरेसी होना ज़रूरी होती है। उसके बाद में बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर आपको पूछे जाएँ MIS में, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैंने इसका कोड बनाया है, निमोनिक कोड, शॉप डेटाबेस खरीद लो। ऐसे ही आजकल यही हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, डेटा खरीद लेती है। तो ये याद रखो, कैम्बेस, जस्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ प्लीज़। तो यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो कि हाँ, कोई भी कंपनी ने डेटा खरीदा तो हम लोग क्या करेंगे, शॉप डेटाबेस, ठीक है। तो S इज़ अबाउट द सॉफ्टवेयर, H is about the hardware, and O is about the operational personnel, and P is about the procedures,
एंड डी इज़ अबाउट द डेटाबेस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमआईएस क्या है, तो आपको बोलना है शॉप डेटाबेस है। क्या है? शॉप डेटाबेस। क्या है? शॉप डेटाबेस। तो हो गया आपका लर्न। उसके बाद में यहाँ पे मैं बात करती हूँ कंप्यूटराइज एमआईएस की। तो मीनिंग समझाने जितना टाइम नहीं है, बट आपको मैं जिसके कीवर्ड्स बता देती हूँ कि एग्जाम में आपको ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स में होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो ऑर्गेनाइजेशन एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा, अपडेट डेटा आपका होना चाहिए। अगर अपडेट डेटा आपका नहीं है तो फिर इट इज़ नॉट एमआईएस। ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एबिलिटी टू प्रोसेस डेटा विद एक्यूरेसी स्पीड, विद द एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये आपका वर्ड होना चाहिए। थर्ड आपका होना चाहिए डेटा स्टोरेज, आप कैसे करते हो वो। उसके बाद में फोर्थ आपका वर्ड होना चाहिए इनपुट डेटा इनटू द आउटपुट, कन्वर्ट होना चाहिए बाय द प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब हर एक रिलेवेंट की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। एंड फिफ्थ यहाँ पे आपका बन जाता है कि यहाँ पे मैनेजर्स आर एबल टू ऑब्टेन रियल टाइम इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी वेटिंग। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। और उसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एमआईएस का जो होगा उस मैनेजमेंट के लिए ये होना चाहिए कि दे मेक द टाइमली डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, मतलब वो टाइमली डिसीजंस ले पाए। ठीक है, तो ये आपके कुछ एमआईएस के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एमआईएस के। उसके बाद में यहाँ पे कुछ अप्रोचेस है, 3 अप्रोच है, टॉप डाउन, बॉटम अप। ठीक है, और फिर बाद में इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो वो आप लोग देख लेना क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये मैंने जो अंडरलाइन किया है वो आप खुद भी अंडरलाइन कर लेना, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो वीडियो स्टॉप करके आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे डेटाबेस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो मेन फीचर्स क्या होता है डेटाबेस का, तो कार ली पीएफ से, प्रोविडेंट फंड से हम देखो, प्रोविडेंट फंड से हमने कार ली है, तो इसके लिए क्या यहाँ पे बनता है, ऐसे ध्यान रखो। कार अभी लेना महंगा है, ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हो, कार ली पीएफ से। तो कार ली पीएफ से कैसे ली भाई, तो यहाँ पे इसका लर्न करने का तरीका मैंने बना दिया है, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डेटा। सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डेटा, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका डेटाबेस सेंट्रलाइज होता है उसका एडवांटेज ये है कि आप ग्लोबल प्लानिंग कर सकते हो और आपके अंदर पूरे इवोल्यूशन रहता है डेटा का, तो विच इज़ वेरी पॉसिबल। ठीक है, फिर उसके बाद में सिक्योरिटी इज मेंटेन बाय द ऑथराइज ऑफ डेटा एसेस, एंड लास्ट में है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में बी इम्पोज टू फर्दर इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ डेटा, एंड D is about the corporate wide standards and which is enforced in the naming and representing data। तो C हमारा हो गया, A हमारा हो गया अवॉइडिंग अनकंट्रोल्ड डेटा रिडसी एंड इनकन्सिस्टेंसी। R हो गया हमारा रिलायबिलिटी होती है वैसे इसमें, एंड लीज ऐसे ही मैंने डाल दिया। PF यहाँ पे हमारा मेन है, तो P इज़ फॉर प्रोग्रामिंग डेटा इंडिपेंडेंस एंड F इज़ फॉर फ्लेक्सिबल एक्सेस टू शेयर डेटा। तो ये आपका डेटाबेस का हो गया। मैंने आपको बता दिया कि इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं सभी सिस्टम्स के लिए। उसके बाद में कंप्यूटर एंड इट्स इफेक्ट ऑन एमआईएस। अब कंप्यूटर और उसका एमआईएस पे क्या इफेक्ट होता है वो हमें देखना है, तो उसके लिए मैंने एक कोड बनाया है वाइज मोर CID, वाइज मोर CID। तो S इज़ फॉर यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिट्राइवल ऑफ डेटा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाती है तो काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ई हमारा पॉइंट यहाँ पे बनता है एक्सपांडेड स्कोप ऑफ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन यहाँ पे आता है W वाइडेंड द स्कोप ऑफ एनालिसिस। अभी देखो यहाँ पे एक एक को अगर मैं समझाऊंगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे करवा दूँ। अभी यहाँ पे जो मैंने बोला इंक्रीज इन स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा, इसमें क्या होता है कि आपको एक जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसका आप लोग क्या कर सकते हो, कम टाइम में इसको प्रोसेसिंग कराओगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसकी जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो काफ़ी मतलब कम टाइम में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है, तो ये हमें एक हेल्प करता है। सेकंड हमने देखा एक्सपांड द स्कोप ऑफ यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका स्कोप बढ़ा देता है, हम लोग इसको और अच्छे से यूज़ कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ठीक है, मतलब आप मैनुअली कोई चीज़ करते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज करते हो तो विद इन आपके सेकेंड्स में काम हो जाता है। उसके बाद में ये इसने एनालाइज का स्कोप बढ़ा दिया, मतलब पहले हमें एक ढंग से देखना पड़ता था, लेकिन कंप्यूटर आने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। फोर्थ हमने देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, मेरा भी मन ऐसा है ना, मानता नहीं है, मैं सोचती हूँ कि हेडिंग पढ़ लूँ और समझा दूँ आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे आपको अच्छा देना है, सो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ।
फोर्थ यहाँ पे हमने देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि हमको काफ़ी हाईली प्रोसेस डेटा लगता है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो भी काफ़ी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, मतलब अलग अलग इसकी डिज़ाइन, अलग अलग ऑपरेशन होने की वजह से हमें कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। और इनको समझने के लिए अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं एक्सपर्ट्स, तो फिर हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा कभी कभी होता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बाहर आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट करके किसी को दे सकते हैं ताकि वो समझ ले और हमारे लिए काम वो कर ले, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है इंटीग्रेट्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन सब सिस्टम्स। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। सिक्स्थ यहाँ था इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ऑफकोर्स कंप्यूटराइज आने से काफ़ी हमारी जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है मैनुअल से। मोर कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है क्योंकि ये हमें काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसका कोड हमने लर्न किया था वाइज मोर CID। सो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है ये वाला पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ MIS ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। तो ये ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे आपको पता है कि कंप्यूटर का जो इम्पैक्ट है वो MIS पे यहाँ पे उनका ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर रीजंस अगर देखा जाए तो कम कब होगा, तो कम ये होगा जब आपकी जो डेटा होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा या फिर आपके पास एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है। अब जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें लग रहा है और वही हमारे इसमें नहीं है, तो MIS का काम फिर हमारी कंपनी में कम पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस पर रिलाय कर रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए फिर कम हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट आप यहाँ पे लिखा है वो पढ़ सकते हो क्या लिखा है। उसके बाद में मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्स्टेंट इन ऑपरेटिंग MIS। इसमें क्या होता है कि आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जब आपके एक्सपर्ट्स आपके पास नहीं होते हैं तो ये कुछ आपकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। फिर सेकंड यहाँ पे लिखा है डिफ़िकल्टी यूजुअली फेस बाय द एक्सपर्ट्स इन सेलेक्टिंग MIS। ये भी एक डिफ़िकल्ट का ही काम होता है। थर्ड इज़ अबाउट सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स which is not always known to the management of course, and fourth is it is a non standardized means it is approached by the experts। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड फिफ्थ वन इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉपरेशन फ्रॉम द स्टाफ। कभी कभी होता है कि स्टाफ कॉपरेट नहीं करता है। एंड सिक्स इज़ अबाउट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द हैवी फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द रनिंग, क्योंकि MIS इज़ वेरी कॉस्टली, इसको रन करना बहुत कॉस्टली होता है। तो इट कैन बी लाइक अगर नहीं हमारे पास फाइनेंसेस हो तो फिर बहुत मुश्किल है MIS को करना। एंड द टर्न ओवर ऑफ एक्सपर्ट्स इज़ क्वाइट हाई एंड दे आर चार्जिंग सो मच मनी फॉर देयर सर्विसेज। तो ये भी काफ़ी लाइक हमारा बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है कंपनी के लिए। इट्स डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई द बेनिफिट्स ऑफ MI बट यू कैन ईजिली कंपेयर विद द कॉस्ट। ऐसे तो MIS को क्वान्टिफाई करना इज़ वेरी टफ, लेकिन आप कॉस्ट के साथ कंपेयर करो तो फिर आपको पता चल जाएगा कितना इफेक्टिव है और कितना नहीं। परसेप्शन प्रॉब्लम यही है कि कोई यूज़र होता है उसे अडॉप्ट कर लेता है, कोई होता है कि वो नहीं कर पाता है, तो इट कैन बी। तो ये कुछ एक रुकावटें आ सकती है आपके MIS में। अभी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशन यही है कि योर क्वालिटी ऑफ द आउटपुट्स ऑफ MIS इज़ गवर्न बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट्स। एंड उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यू कैन यहाँ पे आपकी क्वालिटी अगर आपके आउटपुट की अच्छी होती है तो इसके हिसाब से फिर आपके इनपुट्स की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। मतलब इनपुट की अच्छी होगी तो आउटपुट की अच्छी होगी, कहने का मतलब। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि MI इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये एक MIS ही ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब MIS होगा तो ही आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ इज़ अबाउट MI इज़ नॉट फ्लेक्सिबल टू क्विकली अडॉप्ट। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई जिसको मैनुअल की आदत होती है वो कंप्यूटर में जाने के लिए थोड़ा उनको टाइम लगता है, तो ये से फ्लेक्सिबिलिटी जैसा यहाँ पे नहीं होता है। MIS कैन नॉट प्रोवाइड अ टेलर मेड, यहाँ पे कभी भी वो टेलर मेड नहीं देगा, वो आपको अपने हिसाब से MIS को बनाना पड़ेगा, ठीक है। MIS टेक्स इनटू अकाउंट मेनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को वो करता है। उसके बाद में MIS लेस यूजफुल फॉर मेकिंग द नॉन प्रोग्राम डिसीजन। एंड लास्ट में यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इट रिड्यूस द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कल्चर इज़ टू होल्ड इन्फॉर्मेशन नॉट शेयर विद द अदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। अगर आपका MIS बार बार चेंज होगा तो इट विल अफेक्ट योर टॉप मैनेजमेंट। तो ये हमने देखा। सो गाइज़ मैं ये यहाँ पे ही वीडियो एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग देखोगे नहीं, तो बेटर है मैं इसको 2 पार्ट में बना दूँगी। सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाए।
तो प्लीज़ जो न्यू वन है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन, सो आपको बाय नोटिफिकेशन सारे वीडियो ऑन टाइम मिलते रहे। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप आपको ये सारे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियोस आपको हेल्पफुल है। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू एवरीवन। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।